हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक एनवायरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप देखते होंगे हर एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट की जो ट्रीटीज़ हैं, जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, या तो वो आपसे पूछ लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो यूपीएससी से एग्जाम्स में और टिपिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, और स्टेट एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये लेक्चर को देख लेना, मैंने सारी जितनी भी कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स और ट्रीटीज है रिगार्डिंग एनवायरमेंट वो सिंगल लेक्चर में कवर की हुई हैं। सो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर एक एक पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दो क्योंकि बड़ी मेहनत से इस पीपीटी को बनाया गया है और मजा आएगा, ये मैं आपको बोल रहा हूं। अगर नहीं लाइक करना तो एंड में तो आप खुद ही कर दोगे क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट आपको देने वाला हूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं ऐसे कौन से एनवायरमेंट के एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि पहला डिक्लेरेशन मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पहला कौन सा एग्रीमेंट था या पहला कौन सा कन्वेंशन था या कौन सा पहला स्टेप था। ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऑप्शंस दिए रहेंगे। यू हैव टू मार्क द आंसर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये कॉन्फ्रेंस 1972 में होती है, याद रखिएगा। ये हुई थी स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस। कहां हुई थी? स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। जिसको नहीं पता स्टॉकहोम कहां पर है, कैपिटल ऑफ स्वीडन है, याद रखिएगा स्टॉकहोम। ओके, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए इसको हम पहला डिक्लेरेशन कहते हैं ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनली पहला कॉन्फ्रेंस यही था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मार्क करना है, ठीक है। इसी के कॉन्फ्रेंस की वजह से एक इंपॉर्टेंट बॉडी भी बनाई गई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आप देखते हैं। इसी का आउटकम आप कह सकते हो वो बॉडी थी जिसका नाम था यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि याद रखिएगा एक एनवायरनमेंट की अथॉरिटी है। 5 जून 1972 में फॉर्म होती है ये अथॉरिटी और इसका हेडक्वार्टर केन्या में है। केन्या की कैपिटल नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ओके, तो ये इसी का आउटकम है इस कॉन्फ्रेंस का। ओके, तो ये कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहली तो ये हो गया। दूसरा वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत कॉमन टर्म है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने इसको पढ़ाया भी हुआ है डिटेल में, बट अगर आपसे सिर्फ ये पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है फर्स्ट टाइम डिफाइंड कहां पर किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में आ चुका है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है। तो आंसर वुड बी, याद रखिएगा, ब्रडलैंड कमीशन। ये ब्रडलैंड कमीशन कब आई थी? 1987 में। और इस कमीशन में फर्स्ट टाइम डिफाइन किया गया है द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन ये आपसे पूछाएगा कि ये कहां डिफाइन किया गया। यू हैव टू मार्क दिस कमीशन। ओके, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, याद रखिए, या तो कन्वेंशन है, दैट इज रामसर कन्वेंशन। ओके, सीधा क्वेश्चन आपने एग्जाम से प्रीवियस ईयर में देखा होगा, रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा रामसर कन्वेंशन जो रिलेटेड है वो है वेटलैंड की कंजर्वेशन से। किससे रिलेटेड है? वेटलैंड की कंजर्वेशन से। तो वेटलैंड को कंजर्व करना, उसका सस्टेनेबल यूज करना, ये काम है रामसर कन्वेंशन का। ओके, अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ये रामसर कन्वेंशन साइन कब हुआ? तो आंसर है 2 फेब 1971। इसीलिए हम 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज 2 फेब को रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। ओके, कहां पर है ये रामसर कन्वेंशन? कहीं साइन हुआ था। रामसर एक जगह है ईरान में, इसीलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन भी है। तो लोकेशन कहां पर है जहां पर साइन हुआ था? रामसर, ईरान में। ओके, इफेक्टिव लागू कब से हो गया? दैट इज ऑन 21 दिसंबर 1975। आप देख रहे हैं सारे पॉइंट फिर में मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें टू द पॉइंट आपको चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, कितनी पार्टीज हैं इसमें? 172 पार्टीज हैं। इंडिया ने कब इसे अडॉप्ट किया? इंडिया ने 1982 में अडॉप्ट किया। अगर डेट देखना चाहते हो तो 1 फेब 1982 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर अब मैंने रामसर डे की बात की है, वेटलैंड डे की सॉरी बात की है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाते हैं? 2 फेब को। 2024 को इसका अगर आपसे थीम पूछी जाए तो थीम आपको याद रखना है वेटलैंड ह्यूमन वेलबींग। याद रखिए, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। वो इंडिया में कितनी रामसर साइट है एट प्रेजेंट? तो रामसर साइट इंडिया में है 80। इतना आप बेसिक याद कर लो क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में ये कन्वेंशन से ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एनवायरमेंट ट्रीटी या कन्वेंशन में आते हैं, दैट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉकहोम मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया स्वीडन की कैपिटल है। ओके, इसका फोकस क्या है स्टॉकहोम का? इसका फोकस है स्टॉकहोम कन्वेंशन का टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज। पीओपीज क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। इसको एलिमिनेट करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है, इसका प्रोडक्शन और इसका यूज
अब आप कहेंगे सर पीओपीस क्या होता है, वो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं। आपने डीडीटी सुना होगा, ओके, आपने एंडोसल्फान सुना होगा, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ पीओपीस। मैं आपको बताऊं तो याद रखिएगा पीओपीस क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, याद रखिए एनवायरमेंट में मिक्स होते हैं, है ना, फिर आपके फूड वेब में बायोक्यूमुलेट हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और फिर आप उसको खाते हो, उसकी वजह से आपको इतने आपके ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे डीडीटी हो गया, जैसे एंडोसल्फान हो गया। दीज आर एग्जांपल ऑफ पीओपीस। तो इसी को एलिमिनेट और इसी के यूज को कम करने का काम किसका है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। कब साइन हुई, 22 मई 2001 में। ठीक है, लोकेशन मैंने अभी बताया, स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन में। ओके, इफेक्टिव लागू कब से हुई, 17 मई 2004 में। कितने पार्टीज, कितनी कंट्री साइन कर रखी, 186। देख रहे हैं ना, पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें मेंशन कर रखा हूं, इसमें आपको गो थ्रू करने में आसानी हो, और जो वर्ड्स टिपिकल है उनको मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन भी कर रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ में आते हैं, साइट्स, CITES। आप कहेंगे ये क्या है, फुल फॉर्म पढ़ देता हूं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, तो याद रखेंगे ये इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो अब यहां से ये समझ में आ रहा है ये ट्रेड की बात कर रहा है, कुछ स्पीशीज की, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, बिल्कुल यही कह रहा है। इसका फोकस अगर मैं बताऊं तो ये है कि टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के हों चाहे वो प्लांट्स के हों, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप उनके सर्वाइवल को खत्म कर दें, उनके एक्सटेंड कर दें उनको। ठीक है, तो उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करना इनका काम है कि गलत चीजें ना हो, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये उस पर फोकस करता है। साइट्स फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता ही दिया इसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी साइनिंग डेट पूछते हैं कब बनाई जाती है, 3 मार्च 1973। ये 3 मार्च इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस दिन साइन किया गया ना साइट्स, उसी दिन हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी बनाते हैं। ओके, इसलिए 3 मार्च इंपॉर्टेंट है। ओके, और इफेक्टिव कब आया, 1 जुलाई 1975 में लागू हुआ। 184 इसकी मेंबर्स है, पार्टीज हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और चीज खास बात बताता हूं, मैंने अभी बताया 3 मार्च को साइन हुआ था, इसलिए हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। इस बार थीम 2024 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बता देता हूं मैं, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार की थीम थी। PNP को कनेक्ट करना, पीपल और प्लैनेट को कनेक्ट करना। पूरी थीम बोलूं तो एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बट लिख के आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछ सकते हो, जो साइट्स है, ठीक है, उसको एडमिनिस्टर्ड कौन करता है, साइट्स का जो सेक्रेटरीट है उसको एडमिनिस्टर कौन करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है वही अभी जो अथॉरिटी मैंने बताई थी, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो साइट्स को एडमिनिस्टर करती है, और जो कि याद देखिए एंड इज लोकेटेड वेयर, दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे आते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा साइट्स, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, सारे आपको याद रखने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और लोकेटेड कहां है, दैट इज जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन में आते हैं, मीना माता कन्वेंशन। M से मीना माता, M से मरकरी, कहने का मतलब इसका जो फोकस एरिया है वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम किससे, फ्रॉम मरकरी। M से मीना माता, M से मरकरी से प्रोटेक्ट करना, ये भी एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देख रहे हैं मैं कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। कब साइन हुई, 10 अक्टूबर 2013 में। कहां पर, याद रखिएगा, दैट इज कुमामो नोतो, याद रखिए कुमामो मोतो, जापान में जगह, वहां पर साइन हुई। इफेक्टिव कब से आई, 16 अगस्त 2017 में इफेक्टिव में आई। 140 कंट्रीज जो हैं मीना माता कन्वेंशन को पार्टीज हैं उसकी। ओके, तो देख रहे हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट वाइज में मैंने सारी चीजें कवर की हुई है। नेक्स्ट में आते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। ओके, रॉटरडैम जिसको नहीं पता, नीदरलैंड की कैपिटल है रॉटरडैम। ओके, रॉटरडैम नीदरलैंड में है। ओके, तो लेट्स, इसका क्या काम है, इसका फोकस जो है दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, PIC की बात कर रहा है। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट किस चीज का, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर for certain hazardous chemical and pesticides in international trade। याद रखिएगा मैंने क्या बात बोला कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट होनी चाहिए किसकी, प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स जो होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, उनके बारे में सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन सब कुछ पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, ठीक है, तो उसी की ये बात कर रहा है, उसी पर ये कन्वेंशन, उसी को रेगुलेट करते हैं ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आप ऐसे याद कर सकते हो, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के नाम से आप याद कर सकते हो रॉटरडैम कन्वेंशन। इट इज ऑल्सो
ऑल्सो यूनाइटेड नेशन ट्रीटी, ठीक है, साइन कब हुई 10 सितंबर 1998 में, लोकेशन रॉटरडैम मैंने बताया नीदरलैंड में है, ओके, इफेक्टिव लागू कब से हुई 24 फेब 2004 में, कितनी पार्टीज हैं, कितने मेंबर्स हैं 161, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं 8th बॉन कन्वेंशन, बहुत फेमस है, या तो ये बॉन कन्वेंशन के नाम से पूछा जाता है या तो ये CMS के नाम से पूछा जाता है। मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूं CMS का क्या है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CMS कहते हैं या तो बॉन कन्वेंशन कहते हैं। बॉन कन्वेंशन इसलिए क्योंकि बॉन जो जगह है वो जर्मनी में है जहां पर ट्रीटी साइन हो रही है, ठीक है, इसलिए बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नाम से पता चल रहा है इसमें लिखा माइग्रेटरी स्पीशीज की बात कर रहे हैं, मतलब फोकस एरिया क्या होगा कि भाई हमको माइग्रेटरी स्पीशीज है, याद होगा आपको, एक प्लेस से दूसरी प्लेस से पहुंचती हैं, उनको कंजर्व करना, याद रखिएगा बॉन कन्वेंशन का मेन फोकस एरिया है, ठीक है। और इफेक्टिव कब से हुई, लागू कब से हुई, साइन हुई 6 नवंबर 1979 में और इफेक्टिव हुई 1 नवंबर 1983 में। पार्टीज कितनी हैं 130 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है, ओके। तो ये इसके कितने बॉन कन्वेंशन के एकदम की डिटेल्स में आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक चीज और बता दूं बॉन कन्वेंशन के बारे में, अभी 2024 में 12 से 17 फेब 2024 में इसकी मीटिंग्स भी होती हैं, उस मीटिंग्स को कहते हैं हम COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग। अभी वो COP 14 हुई है किसकी, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, मतलब ये CMS की, ओके, और ये हुई है समरकंद में, दैट इज उज्बेकिस्तान में। तो ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है जो मैंने आपको अपडेट कर दिया, इसमें एग्जाम में आपको हेल्प कर जाए, ओके। चलिए, तो मीटिंग्स होती रहती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 9th वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन साइन की गई, 1969 में साइन की गई। वियना आपको पता होगा ऑस्ट्रिया में है, ओके, सो वियना में साइन की गई। कब इफेक्टिव हुई 27 जनवरी 1980 में इफेक्टिव हुई और पार्टीज कितनी है 116। सीधा पूछाएगा वियना कन्वेंशन कब साइन हुई या कब इफेक्टिव हुई, डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। और किसके लिए फोकस है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ओजोन के लिए हमने एक और प्रोटोकॉल सुना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चलिए उसको भी डिस्कस कर देते हैं। इसका भी फोकस सेम है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर दोनों ही प्रोटेक्ट करी, चाहे वो मॉन्ट्रियल हो चाहे वो वियना कन्वेंशन हो। ये कब साइन हुई 16 सितंबर 1987, बट ये ज्यादा न्यूज में रहती है, ठीक है। लोकेशन मॉन्ट्रियल लोकेशन है जो कि कनाडा में है, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। कब इफेक्टिव हुई 1 जनवरी 1989 में, मतलब 87 में साइन होती है, 89 में इफेक्टिव होती है। कितने कंट्रीज हैं रेटिफिकेशन किया, 198 कंट्रीज ने, ओके। अब अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट हुआ था, बहुत बार अमेंडमेंट हो चुके हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, बट एक अमेंडमेंट जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं किगाली अमेंडमेंट। क्या कहते हैं, किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट है क्या, इट इज अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसी को कहते हैं किगाली एग्रीमेंट। और किगाली क्यों कह रहे हैं, किगाली इसलिए कह रहे हैं, किगाली याद रखिएगा रवांडा की प्लेस है किगाली, तो वहीं पर साइन हुआ, इसलिए किगाली एग्रीमेंट के नाम से फेमस हो गया। रवांडा प्लेस इज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ओके। अब यहां पर क्या किया, फोकस क्या किया गया, यहां बोला गया HFC को हम फेज आउट करेंगे, धीरे धीरे करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करेंगे। तो आप कहोगे हर कंट्रीज है, सारी कंट्री एक साथ फेज आउट करेगी क्या, नहीं, उसके लिए अलग अलग कंट्रीज को ग्रुप पे डिवाइड किया गया और बोला गया आप ऐसे फेज आउट करोगे, आप ऐसे फेज आउट करोगे, आप ऐसे फेज आउट करोगे। इंडिया 3rd ग्रुप पे, तो इंडिया को भी अलग टारगेट्स दिए गए, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो याद रखिए कि टाइप क्या है, ऑफकोर्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ही है, किगाली एग्रीमेंट भी, ठीक है। कब ये साइन हुआ 15 अक्टूबर 2016 में साइन हुआ, इफेक्टिव कब हुआ 1 जनवरी 2019 से, ओके। और 148 पार्टीज ने इस किगाली एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, ठीक है। अब इस किगाली एग्रीमेंट में अगर मैं बात बोलूं तो मेजर ओवरऑल इसमें ये बोला गया था कि ये पहली बात तो एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, लीगली है, अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, बट लीगल बाइंडिंग है। यहां पर ये बोला कि टर्म्स में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसमें साइनिंग कंट्रीज को एक्सपेक्टेड है कि वो अपने मैन्युफैक्चर और यूज को HFC का, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, बाय 80 to 85% फ्रॉम देयर बेस लाइन अंटिल 2025 रिड्यूस करेंगे। याद रखिएगा क्या, दे विल डिक्रीज द मैन्युफैक्चर एंड द यूज ऑफ HFC अबाउट 80 to 85% फ्रॉम द बेस लाइन अंटिल 2045, 2045 तक उनको इतना काम करना है जो कंट्रीज हैं, ओवरऑल उनके लिए टारगेट है, ठीक है। और इंडिया के लिए अब स्पेसिफिक भी टारगेट्स देने पड़ेंगे, तो ओवरऑल टारगेट था, इंडिया आया 3rd ग्रुप में, ठीक है। और इंडिया का टारगेट आप याद कर लेना क्योंकि पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट जो ट्रीटी हुई है, इंडिया शुड स्टार्ट फेज आउट बाय 2028, हमें 2028 से HFC जो है उसका फेज आउट स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, एंड कट HFC एमिशन बाय 15%
ऑफ 2024-2026 लेवल, जो भी 2024-2026 का लेवल होगा उसका 15% हमको रिड्यूस करना है बाय द ईयर 2047 तक ये टारगेट हमको अचीव करना है, क्योंकि इंडिया ग्रुप 3 कंट्रीज में है। अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग टारगेट्स दिए गए, इंडिया ग्रुप 3 में आता है, तो इंडिया का टारगेट बस आपको याद रखना है। क्योंकि देखिए मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अदर एग्जाम्स भी आप दो, यूपीएससी दो, अदर एग्जाम्स दो, आपको बन जाए क्वेश्चन, क्योंकि इसी तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। आप इस लेक्चर के बाद ना जितनी भी टीटीज हो ना क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम यूएनसीसीडी, ये क्या है? अगला जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है यूएनसीसीडी का। ठीक है, इसका काम क्या होगा? डिजर्टिफिकेशन लगी रहा है तो जो डिजर्टिफिकेशन होता है उसको रोकना, उसको कॉम्बैट करना। तो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, याद रखिएगा, डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए ये एग्रीमेंट है। मैं बता दूं ये एक लौता ओनली इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। याद रखिए, इट इज द ओनली इंटरनेशनल लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इट्स अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। कब साइन हुआ? 14 अक्टूबर से लेके 1994 से लेके 30 अक्टूबर 1995 तक ये साइन होता रहा। इफेक्टिव आया है 26 दिसंबर 1996 से इफेक्टिव हुआ है, और 197 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन। अब ये बेसल कन्वेंशन क्या है? बेसल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेसल में साइन हुआ था, बेसल स्विट्जरलैंड में है। ओके चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली गई है। क्या होता है, जैसे बहुत सी कंट्रीज क्या होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वो अपना जो न्यूक्लियर वेस्ट, जनरली आप देखेंगे जो हजार्डस वेस्ट हो गया, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट या हजार्डस वेस्ट जो होता है, वो दूसरी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या तो लीस्ट डेवलप कंट्री, वहां पर जाके डंप करते हैं, उसका यूज खुद करते हैं और फिर उसकी डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यहां पर ये बोला है कि टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, जो आप जनरली डेवलप कंट्री लीस्ट डेवलप कंट्रीज में भेजती है, बिटवीन नेशंस एंड स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हजार्डस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप कंट्रीज में, वो अपना क्या कहते हैं ना, वेस्ट उस कंट्री में डंप कराते हैं, तो उस कंट्रीज को हार्म होता है, उससे बीमारियां होती थी साइड, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन साइन किया गया है। इट इज अ यूनाइटेड नेशन ट्रीटी, याद रखिएगा 1989 में साइन हुई थी और इफेक्टिव हुई 1992 में। देखिए डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप ईयर भी याद रखेंगे तो सफिशियंट है। ओके, और 190 कंट्रीज इसकी पार्टीज हैं, तो बेसल कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज UNREDD, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम on reducing emission from deforestation and forest degradation, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना? इसका काम क्या होगा? नाम से पता चला डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस वगैरह करने की बात होगी। बिल्कुल, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आपको पता होगा एमिशंस को अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स को कट करेंगे, तो जो भी पोल्यूशन है वो और ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या काम है? रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने की बात करें, फॉरेस्ट को डिग्रेड नहीं होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ये उन सब की बात कर रहे हैं। दैट इज UNREDD। ठीक है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, क्योंकि आप जितना पेड़ काटोगे उतने ही एमिशंस आप देखेंगे होंगे, क्योंकि प्लांट्स आपके लिए एक प्रोटेक्टर रहते हैं, आप प्लांट्स को ही कट कर दोगे। ठीक है, और ये साइन हुआ 2008 में जेनेवा स्विट्जरलैंड, मैंने अभी आपको हेडक्वार्टर बताया। और याद रखिएगा एस्टैब्लिश हुआ कब? 24 सितंबर 2008 में, और मेंबर्स हैं 65 पार्टनर कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, और एक और बात इसके बारे में, एक और खास बात है, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसने मिलकर इसको फॉर्म किया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी आती है, वो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने मिलके, याद रखिएगा, इसको फॉर्म किया है, दैट इज UNREDD। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 15th, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं। मैं आज को आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये चीज है क्या, क्योटो वेटो सब क्लियर हो जाएगा। टॉपिक है UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, इसका फुल फॉर्म ये है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको आप अर्थ समिट के नाम से भी जानते हो, जो कि रियो दी जेनेरियो, दैट इज ब्राजील में 1992 में साइन हुई थी। ठीक है, तो या तो वो आपको ये लिख के दे सकते हैं या इसका फुल फॉर्म लिख के दे सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या तो वो आपको अर्थ समिट लिख के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहचानना है, जो कि रियो दी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। ठीक है, इसका काम क्या था? इस अर्थ समिट का, मैं अर्थ समिट अभी यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, कि पब्लिक अवेयरनेस को रेस करना, जिससे क्या हो, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं, टू इंटीग्रेट एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट होगा तो एनवायरमेंट हार्म होगा, मतलब एक तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल उसी की बात करेंगे, ये इनका एम था। ठीक है, अब याद रखिएगा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, अगले 20 साल, अगले 10 साल में, मतलब 1992 में हुई, 10 साल में 2002 में, फिर 20 साल में 2 कॉन्फ्रेंस और होती है। जो 10 साल में होती है तो रियो +10 उसे कहते हैं, क्योंकि रियो
1982 में हुई, रियो प्लस 10 2002 में, और ये जो होती है जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में होती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या तो रियो प्लस 10 कहते हैं या तो कहते हैं वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि हेल्ड हुई थी 2002 में जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। फिर एक और कॉन्फ्रेंस होती है इसी की, मतलब 20 साल बाद, जिसको हम रियो प्लस 20 भी कहते हैं, और जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्ड देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका नाम है, और इसका नाम है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोनों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसको जो हुई थी रियो में हुई थी, और इसको हम कॉमनली रियो प्लस 20 भी कहते हैं। और किसके लिए हुई होगी, नाम से पता चल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही कॉन्फ्रेंस चल रही, क्योंकि ओवरऑल अर्थ समिट इज ऑल अबाउट एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बता दो यूपीएससी प्रीवियस ईयर पूछ चुका है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। बता दे रियो प्लस 10 क्या है, रियो प्लस 20 क्या है, मैंने आपको दोनों डिफाइन कर दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अर्थ समिट हुई, इसमें 3 डॉक्यूमेंट साइन हुए। तीनों डॉक्यूमेंट के नाम याद रखने आपको, एक था रियो डिक्लेरेशन, एक था एजेंडा 21 और तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। 3 डॉक्यूमेंट साइन हुए, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन में क्या था, मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल्स मेंशन थे टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थे रियो डिक्लेरेशन में। दूसरा जो याद है डॉक्यूमेंट था, दैट इज एजेंडा 21। 21 का मतलब यहां पर ये था, 21 कंट्रीज नहीं थी, 21 का मतलब यहां था 21st सेंचुरी। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं 21 का मतलब क्या था, तो 21st सेंचुरी याद रखिएगा। ये किसका डॉक्यूमेंट है सारे, दैट इज अर्थ समिट के। क्वेश्चन एजेंडा 21 पे भी आ चुका है, याद रखिएगा। एजेंडा 21 क्या है, ये एक नॉन बाइंडिंग प्लान है, जहां पर यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होना, ओवरऑल अर्थ समिट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये भी नॉन लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट था, जहां पर बात की आई थी फॉरेस्ट प्रिंसिपल मतलब क्या, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बताया, तो लिखा हुआ है नॉन लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, ऑफ नॉन लीगल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है फॉर कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कोई फॉरेस्ट प्रिंसिपल है तो सारे टाइप के फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल तीनों चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिक आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ था रियो 20 में, ये दैट इज अर्थ समिट में, ये तीनों दे देंगे और एक कोई ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। और याद रखिएगा इसी कॉन्फ्रेंस में, दैट इज अर्थ समिट में, 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए, याद रखिएगा। किसके अंदर, इस रियो अर्थ समिट के अंदर जो 1982 में हुई। वो 2 डॉक्यूमेंट, वो जो 2 एग्रीमेंट थे, एक था UNFCCC और एक था CBD, दोनों याद रखिएगा। तो UNFCCC किसके अंदर है, अर्थ समिट के अंदर ही है। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और CBD है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो दोनों ही एग्रीमेंट किसके अंदर साइन हुए हैं, इसके अंदर। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC। ओके, फुल फॉर्म मैंने बताई दिया आपको। ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है, बहुत से कंट्रीज पार्टिसिपेट करी, 198 पार्टीज हैं इसमें, ठीक है, 198 कंट्रीज हैं, है ना। इसका काम क्या है, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टेशन। कहने का मतलब एनवायरनमेंट में इससे पहले कि कोई इफेक्ट हो, हम पहले से ही अनुमान लगा ले कि इससे ये इफेक्ट हो सकता है, उसको रोक सकें, मतलब पहले से मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को फॉलो की जाए, ये उस पर वर्क करता है, ठीक है। इसकी मीटिंग्स भी होती हैं UNFCCC की, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उन मीटिंग्स को हम कहते हैं COP। इसकी मीटिंग्स को भी हम क्या कह रहे हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इस कन्वेंशन की। ओके, अलग अलग जगह होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। 1982 में ड्राफ्ट हुआ था, साइन हुआ 1982 से लेकर 1993 के बीच में साइन हुआ, और इफेक्टिव हो गया 21 मार्च 1994 में। क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया UNFCCC। ओके, अब इस UNFCCC के अंदर मैंने आपको बताया ना कि कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है इस UNFCCC की, और इसकी हर साल मीटिंग होती है। इसकी 3 मीटिंग्स में आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली हुई थी COP3, मतलब 1 हुई, COP1, COP2, COP3। COP3 हुई थी 1987 में, ठीक है। जो हुई थी क्योटो, जहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है COP21, ये साइन हुआ था पेरिस में, याद रखिए, इसलिए इसको कहते हैं पेरिस समिट, 2015 में साइन हुआ था। और अभी याद रखिएगा अगली मीटिंग होने वाली है COP29, ठीक है, जो कि नवंबर
2024 नवंबर 2024 में होगी, कॉप 29 कह रहे हैं, जो कि बाकू अजरबैजान में होगी, जो अभी होने वाली है। तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी UNFCCC के अंदर ही ये दोनों हैं। और बाकू अजरबैजान की अभी कॉप नवंबर में होने वाली है, जिसको कॉप 29 भी कहते हैं। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका काम था ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को रिड्यूस करना, ये क्योटो प्रोटोकॉल का काम था। 1997 में ये याद रखिए साइन हुई कॉप 3 के अंदर। मैंने बताया UNFCCC की थर्ड मीटिंग जो थी वो क्योटो प्रोटोकॉल थी। क्योटो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकेशन जहां साइन हुई थी वो जापान में क्योटो में थी। ओके, नेक्स्ट इफेक्टिव कब हुई, 16 फेब 2005 में। ये अब क्योटो प्रोटोकॉल खत्म भी हो चुकी है, याद रखिए, मतलब इसमें 2 कमिटमेंट थे और दोनों टारगेट अब खत्म हो चुके हैं। फर्स्ट टारगेट था 2012 31 दिसंबर 2012 तक का टारगेट था, और दूसरा टारगेट जो सेकंड कमिटमेंट था वो था 31 दिसंबर 2020 तक का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, 2020 के बाद, इसके बाद तो क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो गया। इसी को याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जब खत्म हो गया, इसी को आगे बढ़ाया है पेरिस एग्रीमेंट ने। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किसने किया है, पेरिस एग्रीमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 192 कंट्रीज थी, याद रखिए। तो अब ये खत्म हो चुका है, इसके जो कमिटमेंट्स थे वो ओवर हो चुके हैं। अब जो नया जो आया दैट इज पेरिस एग्रीमेंट, जो भी मैंने बताया कॉप 21 जिसको आप कहते हैं, 2015 में साइन हो गया था, क्योंकि 2020 में प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल खत्म होना था, तो इसने ही उसको रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट याद रखिएगा 2015 टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज एंड नेगेटिव इंपैक्ट। ओवरऑल वही बातें हैं, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट इंपैक्ट जो हो रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट, तो इसको कंट्रोल करना। ये एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट। ओके, और याद रखिएगा इसने रिप्लेस किसको किया है, क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया है। 2020 के बाद यही इफेक्टिव है। ठीक है, इसमें खास चीज क्या थी इस पेरिस एग्रीमेंट में, यहां पे बोला गया हर कंट्रीज अपने टारगेट खुद डिसाइड करे, और उन टारगेट्स को कहा जाएगा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC। तो इंडिया ने भी अपना टारगेट खुद डिसाइड कर लिया इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। तो इंडिया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, ये बहुत पूछा जाता है। ये इंडिया का टारगेट है जिस पे इंडिया वर्क करी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। ये टारगेट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं इंडिया का जो टारगेट है वो पढ़ लो आप। रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। ठीक है, तो 2005 लेवल के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। ये टारगेट आपको याद रखने हैं, 2030 तक यही एग्जाम में आएगा आपके, इसलिए मैंने टारगेट बता दिया है। पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने टारगेट अपने लिए सेट किया है। ओके, चलिए, और थर्ड जो कॉप 29 की समिट है UNFCCC की, 2024 में होगी। देखते हैं उस समिट में क्या होता है। नवंबर में होगी, और कहाँ होने वाली है, अजरबैजान कैपिटल कि अजरबैजान जो कैपिटल है दैट इज बाकू, वहां पर होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो थी ये आपको याद रखना है। सारी चीजें क्या थी ये मैंने अभी आपको बताई, सारा UNFCCC के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, अब CBD, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो है ये एक लीगल बॉन्डिंग डॉक्यूमेंट है, याद रखना आपको। ठीक है, जो कि ऑफकोर्स अभी मैंने बताया अर्थ समिट का ही आउटकम है CBD। ठीक है, CBD उसी का आउटकम है, जिसको हम कॉमनली बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। ओके, फोकस इसका क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को याद रखिए कंजर्व करना, ये इस CBD का काम है। ओके, 1982 से 1983 के बीच में साइन होता है, इफेक्टिव है 1983 से, ये याद रखिएगा 29 दिसंबर से इफेक्टिव भी हो जाता है, और 196 कंट्रीज इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, आगे अगर बात करूं तो इंडिया ने इस CBD को साइन किया, इसलिए इंडिया ने एक एक्ट भी अपने देश में पास किया जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, जिसमें जो CBD के प्रोविजंस है वो इस एक्ट के अंदर उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने एक बॉडी भी बना रखी है जिसे हम कहते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो इसी एक्ट के अंदर बनी है। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट द बॉडी हैज बीन क्रिएटेड, बिकॉज ये एक्ट मैंने अभी आपको बता दिया 2002 में बना। ओके, इसी के अंदर इस CBD के अंदर 2 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ठीक है, वो दोनों एग्रीमेंट्स आपको याद रखना है, एक है 2000 में और एक 2010 में। 2000 का जो एग्रीमेंट है उसे कहते हैं हम द कार्टेगिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, दैट इज ऑन 2000 में साइन किया गया, और दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल 2010 में साइन किया गया। तो एक एक करके मैं बता देता हूं क्या क्या है। पहला है दैट इज कार्टेगिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बहुत सिंपल सा प्रोटोकॉल है, बताता हूँ ये है क्या। इसमें ये बोला गया है टू एंश्योर सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ
LMO दैट इज लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, प्रॉपर यूज हो। ये इसमें बोला गया है, इस कार्टेगियन प्रोटोकॉल में बोला गया है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी से आपको पता हो बहुत से लिविंग मॉडिफाइड जो जेनेरिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। 2016 में को साइन होता है ये, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में साइन हुआ था कार्टेगियन प्रोटोकॉल, याद रखना है, ठीक है। 11 सितंबर 2003 में इफेक्टिव हो जाता है और 173 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ओके। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया जगह है जापान में, इसको नागोया प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। नागोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इसके नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फोकस क्या है इसका? फोकस था टू शेयर द बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फेयरली एंड इक्विटेबली। कहने का मतलब क्या है? लेट अस सपोज आप किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, वहां से आप कोई प्लांट से कोई मेडिसिनल प्लांट्स आपको मिलता है और उससे आप बहुत लाखों करोड़ों की दवाइयां बनाते हैं, तो आपने तो प्रॉफिट कमा लिया, बट जहां से वो रिसोर्सेज मिले उनको भी तो कंपनसेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब जहां से जेनेटिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको भी आप पैसा प्रोवाइड करो, उन्हें भी आप कंपनसेशन दो। दैट टॉक्स अबाउट नागोया प्रोटोकॉल। तो ऑफकोर्स इट्स एनवायरमेंटल ट्रीटी जो कि 2010 में साइन हुई नागोया जापान में, और 2014 में ये इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 137 कंट्रीज जो हैं वो याद रखिएगा इसके मेंबर्स हैं, ओके। और अगर देखा है तो दो प्रोटोकॉल साइन हुए हैं किसके अंदर? CBD के अंदर। पहला है दैट इज कार्टेगियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी जो 2000 में साइन हुआ, और जो दूसरा प्रोटोकॉल था जो भी मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया 2010 में, दैट इज नागोया प्रोटोकॉल, ओके। तो ये दोनों प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। यू हैव टू टेल मी 5 जून 2024 में इस बार की थीम क्या है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, ओके। तो ये थे सारे एग्रीमेंट्स मैंने आपको जो एक सिंगल लेक्चर में करा दिए हैं, ओके। आई होप आपको पूरे जितने भी एग्रीमेंट्स मैंने कराए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू अस, तो याद रखिएगा ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ यू वांट टू डोनेट अस, आप डोनेट कर सकते हैं। याद रखिएगा ये एक वॉलंटरी डोनेशन होता है। इफ यू आर केपेबल यू कैन। अगर आप नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उससे भी हमें बेनिफिट होता है। याद रखिएगा लिंक जो है याद रखिएगा अगर आपको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इसकी हम आपको सारी चीज़ें एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू आर गेटिंग हेल्प, एग्जाम में हेल्प होंगे। याद रखिएगा ये लेक्चर कर लिया तो एग्जाम में आपको एनवायरनमेंट का 2, 3, 4 क्वेश्चन एग्जाम में इसी टॉपिक से आते हैं जो मैंने आपको एक लेक्चर में बता दिया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। याद रखिए अगर आपको नोट्स बाय करने हैं इन सब्जेक्ट्स के तो आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट का मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस बुकलेट में मेरी मेंशन है, हैंड रिटन नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट के हैं। चाहे आप एनवायरनमेंट लेना चाहते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, साइंस, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑल आर हैंड रिटन नोट्स, जिसका लिंक सैंपल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, आप जाके सैंपल देख सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना हो, मेरा नीचे मेंशन दिया हुआ नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। याद रखिए टोटल 14 बुकलेट्स हैं जो आपके घर में कोरियर के थ्रू आपके घर में पहुंच सकती है। प्लस अगर आप चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में तो सॉफ्ट कॉपी में भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एग्जाम पर्सपेक्टिव की आपको क्लासेस भी मिलेंगी जो आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प करेंगी, ओके। तो एक बार जाकर आप एप्लीकेशन को भी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज हैं। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, आपको इस लेक्चर से ही सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अदर स्टेट एग्जाम्स के तो 1 सेकंड में बन जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली वो ईयर्स पूछते हैं, फोकस एरिया पूछते हैं। मैंने आपको एकदम पिक्चर जो एकदम क्लियर की है, क्योटो प्रोटोकॉल, CBD, ये सब में कंफ्यूजन जो होता है वो मैंने एक सिंगल लेक्चर में क्लियर कर दिया है। इसी तरह मेरे और भी लेक्चर्स हैं, आप कंप्लीट कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। याद रखिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन है। प्री, मेंस, लाइफ टाइम क्लासेस भी हैं, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, ऑप्शनल क्लासेस, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा विद प्रॉपर गाइडेंस, ओके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स के जरूर इंतजार करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और हम ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। और नोट्स के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, तुरंत व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।